आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य, पहले हिंदी का उद्भव और विकास, उसके बाद हमने साहित्य से संबंधित पढ़ा। अब आज हम पढ़ने वाले इतिहास। हमारी क्लास चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास। हम लोग एक एक कड़ी करते हुए आगे चलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास इति धन है धन आस, अस धातु लिट लकार प्लस अन्य पुरुष एक वचन, यानी इति का अर्थ होता है समाप्त, और है का अर्थ निश्चित, और आस का अर्थ होता है होना। तीनों इति है धन आस यानी इतिहास बना। इसका हम शाब्दिक अर्थों में बात करें तो जिसकी निश्चित रूप से समाप्ति हो चुकी है उसे हम इतिहास कहेंगे। इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की हिस्ट्री से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। शाब्दिक अर्थ होता है बुनना, अर्थात ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित रूप से बुनकर ऐसा चित्र प्रस्तुत करना जो सार्थक और सुसंबद्ध हो, इतिहास कहलाता है। या मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही साहित्य है, अथवा प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास कहलाता है। यानी जो प्राचीन घटनाएं घटित हुई उनसे जो नवीन हमारे सामने मानव जाति है, उन घटनाओं से क्या संबंध है, उसके संबंध में जो इतिहास हमें मिलता है उसे हम इतिहास कहते हैं। अब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में लिखा है कि धर्मार्थ काम मोक्षणानुपदेशम समन्वितम पूर्वव्रत कथा युक्तमितिहासम प्रचते, यानी अर्थात ऐसी घटना या ऐसी रचना जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों के उपदेशों को शामिल करके साथ ही साथ पूर्व में जो घटित हो चुकी घटनाओं का वर्णन भी मिलता है, उसे इतिहास कहते हैं। यानी जो महर्षि वेदव्यास है, उन्होंने कहा कि पहले जो घटनाएं ऐसी जिस रचना है जिसमें मान लो जिसमें धर्म हो, अर्थ हो, कर्म हो और मोक्ष हो, ये चारों घटनाओं को रखते हुए इनके उपदेशों पे को पूरे को समायोजित करके हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं। उसके साथ फिर हमारे जो पहले की जो घटना घटित है उसका वर्णन अगर करते हैं तो उसे हम इतिहास कहेंगे। और प्रोफेसर कायल के अनुसार इतिहास ऐसा दर्शन है जिसमें पूर्वजों से शिक्षा प्राप्त होती है, यानी पहले की घटनाएं हैं उन्हें हम शिक्षा के रूप में ग्रहण करेंगे। और नगेंद्र ने कहा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों एवं संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका मुख्य संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इतिहास क्या है? इतिहास है कि प्रत्येक साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि इन चित्तवृत्तियों में जैसे जैसे परिवर्तन आता है वैसे वैसे साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। आदि से लेकर के अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ सामंजस्य बिठाना साहित्य कहलाता है। यानी पहले जो घटना है वो जनता के दिमाग को, यानी उसका चित्त, मन, विचार, उसके कर्म सभी को एक तरीके से समायोजित करके प्रतिबिंब के रूप में होता है, उसे हम साहित्य कहते हैं। अब हिंदी साहित्य के लेखन शुरू किया, उसमें 4 प्रकार की पद्धतियाँ या प्रणालियाँ हैं। अब उन प्रणालियों में से क्वेश्चन आता है हमें। अब हमारा मेन है वो साहित्य से थोड़ा सा पहले उसकी जो वर्णन है
किस तरीके से किसका पहला प्राथमिक योगदान रहा उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। और साहित्य लेखन शुरू हुआ, लेखन से अगर हम साहित्य किसी भी चीज़ का लेखन करते हैं तो उससे पहले हमें उसका पूरा का पूरा एक समय सारणी डायग्राम बनाया जाता है कि हमें इस तरीके से ये करना है। तो हिंदी साहित्य को भी लिखने के लिए 4 पद्धतियाँ अपनाई गई। उन पद्धतियों में अपने अपने हिसाब से लेखकों ने अपना लेखन कार्य किया। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की प्रणालियाँ या पद्धति 4 है। अब कौन कौन सी हैं इसकी हम देखते हैं। पहली है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति, तीसरी है वैज्ञानिक पद्धति और चौथी विधेयवादी पद्धति। अब हम इसको एक लाइन में याद करेंगे, इसके लिए भी आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। पद्धतियाँ, पहली पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति किसने दी? गारसा द तासी जो फ्रेंच विद्वान था। दूसरा वैज्ञानिक जो भारत का, हमारे हिंदुस्तान का प्रथम लेखन कार्य करने वाला वो था शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। अब कालानुक्रम पद्धति है वो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन और मिस्र बंधु। वैज्ञानिक पद्धति है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त जी ने दी थी। चौथी विधेयवादी पद्धति है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल व तेन महोदय, पूरा नाम इपालित एडोल्फ तेन। अब इसको हम याद कैसे रखें? क्रम वाइज पूछता है इसका कई बार नाम प्रणालियों का। तो हम इसको याद रखेंगे कि वर्णों का कालक्रम वैज्ञानिकों ने विधेयवादी बताया। ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर भी। वर्णों का कालक्रम वैज्ञानिकों ने विधेयवादी बताया। वर्णानुक्रम पद्धति, कालक्रम यानी कालानुक्रम पद्धति, और वैज्ञानिकों ने यानी वैज्ञानिक पद्धति, और विधेयवादी बताया यानी विधेयवादी पद्धति हो गई। यह ट्रिक है, इसके हिसाब से हम चारों को याद रख सकते हैं। अब हमारा पहली हम एक एक को करके पढ़ेंगे। हमारी जो पहली पद्धति है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति यानी वह पद्धति जिसमें रचनाओं का विवरण उनके नाम के प्रारंभ के आने वाले वर्ण के आधार पर दिया जाता है, वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। यह पद्धति शब्दकोश लेखन के समान मानी जाती है। यानी इसका जो कोड है ये था कि वर्णों का कालक्रम वैज्ञानिकों ने विधेयवादी बताया। वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति हो गई। अब हम वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें जो लेखन कार्य है वो कविताओं का जो लेखन कार्य शुरू किया तो हमें अक्षर का पहला नाम है वैज्ञानिक का जो पहला नाम है लेखक का, उसके पहले अक्षर के आधार पर हमने उसको 1 2 3 4 ऐसे ए वाला पहले, बी वाला बाद में, सी वाला बाद में, ऐसे वर्णों के हिसाब से हम इसको रख दिया। वह वर्णानुक्रम पद्धति कहलाती है। वर्णानुक्रम पद्धति के लेखन का कार्य मुख्य रूप से फ्रेंच विद्वान गारसा द दासी ने किया। बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्णानुक्रम पद्धति का जो लेखन है उसका कार्य सर्वप्रथम किसने किया? गारसा द दासी ने किया। जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया इनके ग्रंथ का नाम पूछ लेता है। सीधा प्रश्न आया था पिछली बार कि हिस्toire de la लिटरेचर हिंदू ये हिंदुस्तानी किस के या इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी है। इसमें हिस्toire का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेचर का अर्थ होता है साहित्य यानी लिटरेचर, और हिंदुई का अर्थ होता है हिंदवी या हिंदी, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है उर्दू। अब इसका अर्थ निकला वह था कि हिंदवी या हिंदी एवं उर्दू साहित्य का इतिहास। इसमें कुल वैज्ञानिक हैं वो 738 लिए इन्होंने, जिसमें उर्दू के 666 थे और हिंदी के 72 थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है
कि गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में 738 कवियों या रचनाकारों को स्थान दिया, जिसमें से हिंदी के कवियों की संख्या सिर्फ 72 व उर्दू के कवियों की संख्या 666 मानी गई। इस ग्रंथ को 2 भागों में विभाजित किया गया, जिसका प्रथम संस्करण पहला भाग का प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 ईस्वी में, दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। सीधा प्रश्न आता है 1839 ईस्वी में प्रथम संस्करण का कौन सा भाग प्रकाशित किया गया था? गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुवी एंदुई हिंदुस्तानी का प्रथम भाग का प्रथम संस्करण का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में, दूसरा 1847 में, तथा द्वितीय संस्करण की हम बात करें उसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तीनों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद महत्वपूर्ण बात यह है कि गारसा दत्तासी के साहित्य इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। यानी हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ इस्तवार दला लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तानी का हिंदी अनुवाद किया। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन 1879 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। मैं कह रहा हूँ एक एक बात से एक एक लाइन से प्रश्न उठेगा, यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें अलग अलग किताबों का समायोजित करके नोट्स बनाइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की वर्णानुक्रम पद्धति का दूसरा प्रयास शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में किया। पहला लेखक था फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी था, जिसका ग्रंथ का नाम इस्तवार दला लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तानी, जिसमें इन्होंने जो लेखकों का वर्गीकरण है वो वर्ण के अक्षर के पहले जो वर्ण आते हैं उसके हिसाब से इन्होंने समायोजित किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसका जो ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था गारसा दत्तासी का, उसके अंदर कुल कवियों को 738 कवियों को समायोजित किया इन्होंने। उसमें से 666 कवि उर्दू के थे और 72 कवि हैं वो हिंदी के थे। और जो गारसा दत्तासी है उसके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है वो हिंदुई लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से लिखा गया 1952 में। महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हमने ये देखा कि हिंदी साहित्य में लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास तो महेश दत्त शुक्ल के द्वारा रचित जो भाषा काव्य संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1879 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। हिंदी साहित्य लेखन में वर्णानुक्रम पद्धति में दूसरे वैज्ञानिक का जो नाम आता है उसका नाम है शिव सिंह सेंगर। इसका नाम शिव सिंह सेंगर है। शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है वो है शिव सिंह सरोज, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया था। गारसा दत्तासी ने 1839 में लिखा, इन्होंने 1883 में लिखा था। महत्वपूर्ण है कि किसी भारतीय के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज ही है, जिसमें 838 कवियों लगभग 1000 कवियों या रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। गारसा दत्तासी ने 738 कवि थे,
इन्होंने 838 यानी 100 बढ़ा दिए, लगभग 1000 कवि लिखा हुआ मिल सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गारसा दत्तासी के बाद शिवसिंह सेंगर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब इन्होंने शिवसिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ शिवसिंह सरोज का पहला प्रकाशन 1878 ईस्वी में, तीसरा प्रकाशन 1883 ईस्वी में और सबसे अधिक चर्चित बिकने वाला 7वां संस्करण का प्रकाशन 1926 में किया। उनकी डेट हमें याद रखनी है। उसके बाद हमें शिवसिंह सेंगर की अब वर्णाक्रम पद्धति है, उसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यहाँ से प्रश्न है वो बनता है। यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है महत्वपूर्ण, एक एक लाइन से प्रश्न उठेगा। पहला वर्णानुक्रम पद्धति में है कि यह पद्धति सर्वाधिक प्राचीन और दोषपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति में कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनके आगे के अंग्रेजी के वर्णों के आधार पर डिक्शनरी के जैसे किया गया। जैसे डिक्शनरी में ABCD ऐसे आता है, इस तरीके से इन्होंने समायोजित किया। अब यह जो दोष है वो क्यों है, क्योंकि कोई कवि है आज जन्मा है, कोई आज से 100 साल पहले जिसका नाम अलग है, आज जन्मा है उसका नाम ए पर आ गया, तो यह कैसे संभव है कि आज जन्मा उसका नाम प्रथम स्थान पर रखे। तो इस तरीके से यह दोषपूर्ण पद्धति मानी गई थी, बिल्कुल ही बेकार पद्धति इसको हम कह सकते हैं। इस प्रणाली पर आधारित साहित्य इतिहास ग्रंथ कम साहित्य कोश ज़्यादा लगता है। साहित्य कोश अपने ही लगेगा, अपने हिसाब से लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और ए से लेकर के शुरू किया तो एक ग्रंथ के जैसा लग रहा है, साहित्य कोश नहीं, साहित्य इतिहास नहीं लग रहा है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कम से कम विदेशी के द्वारा प्रथम बार है वो साहित्य इतिहास लेखन का कार्य वो शुरू तो किया गया। यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी पद्धति जिसका नाम है कालानुक्रम पद्धति, यानी काल के आधार पर जिस पद्धति को बांटेंगे उसे हम कालानुक्रम पद्धति कहेंगे। इसमें वैज्ञानिक दो पढ़े थे हमने, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और मिस्र बंधु। पहली पद्धति जो वर्णानुक्रम पद्धति उसमें हमने पढ़ा था गारसा दत्तासी जो फ्रेंच विद्वान था। उसके बाद हमने पढ़ा शिवसिंह सेंगर, इसमें हम जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और मिस्र बंधु पढ़ने वाले हैं। इस पद्धति या वह पद्धति जिसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनके कालक्रम के आधार पर किया जाता है। अब कालक्रम की हम बात करें, अब जैसे सुरेश नाम का कोई लेखक है, उसने अपनी रचना है वो 1920 में करी, और सुरेंद्र नाम का कोई लेखक है उसने वो 1950 में करी। अब कालक्रम के हिसाब से इन्होंने समायोजित किया कि यह क्रम है, यह कालक्रम के हिसाब से इन्होंने समायोजित किया, वह कालानुक्रम पद्धति कहलाती है। इस पद्धति में कवियों व लेखकों के जन्म काल को आधार मान करके इतिहास में उनका क्रम निर्धारित। अब कोई सुरेश नाम का लड़का 1905 में जन्मा और सुरेंद्र है वो 1920 में जन्मा, तो यह जन्म के आधार पर रचनाओं को हम नहीं रख सकते, यह इसकी दोष है। तो हम पढ़ रहे हैं कालानुक्रम पद्धति के रचनाकार एवं लेखन कार्य लेखक जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और मिस्र बंधु माने गए हैं। कालानुक्रम पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी से की थी। भाषा थी अंग्रेजी तथा कालक्रम पद्धति का दूसरा प्रयास है वो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास मिस्र बंधु विनोद में किया। पहला प्रयास
गारसा द तासी ने किया। अपने ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी 1839 में। उसके बाद उसी में दूसरे वैज्ञानिक का नाम आया था, भारतीय वैज्ञानिक थे। उसके बाद कालानुक्रम पद्धति है, उसका प्रथम प्रयास वो अंग्रेजी भाषा के वैज्ञानिक जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने किया और हिंदी में मिस्र बंधुओं ने किया। अब इस पद्धति के लेखक लिखे गए ग्रंथों को साहित्य इतिहास की अपेक्षा कविवृत्त संग्रह ज़्यादा माना गया, क्योंकि साहित्य इतिहास केवल जीवन परिचय और उनकी रचनाओं तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का वर्णन या विश्लेषण भी किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार है कि जब तक कवियों या लेखकों की सूची तैयार न हो तब तक साहित्य इतिहास है वो नहीं लिखा जा सकता। जॉर्ज अब्राहम गिरिसन महत्वपूर्ण है कि जॉर्ज अब्राहम गिरिसन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर के.एल. गुप्त या किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से 1957 में किया था। इस ग्रंथ का प्रकाशन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक एक विशेषक के रूप में छपा था। यानी जॉर्ज अब्राहम गिरिसन है, इसका जो ग्रंथ है अंग्रेजी भाषा में था। ग्रंथ का नाम मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 में लिखा गया था, और इसका जो प्रकाशन है वो 1888 में विशेषांक के रूप में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास यानी किशोरीलाल गुप्त ने इनका हिंदी अनुवाद किया 1957 में, और 1888 में ये छपा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष के रूप में, एक विशेष अंग के रूप में छपा था। और हमने पहले पढ़ा था मॉडर्न से पहले हम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, उसका जो अनुवाद है वो 1952 में किशोरीलाल गुप्त के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया गया। अब इस ग्रंथ में भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इसी ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। इस ग्रंथ में लगभग 952 कवियों का उल्लेख किया गया है, यानी 1000 टोटल एग्जिट है, 952 है, और आपको 1000 भी दिए हुए मिल सकते हैं। अब हम जॉर्ज अब्राहम गिरिसन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य इतिहास का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृतक एवं अरबी भाषा के साथ उर्दू को अलग करके ये ग्रंथ लिखा था। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ की रचना तीनों मिस्र बंधु भाई गणेश बिहारी मिस्र, श्याम बिहारी मिस्र और सुखदेव बिहारी मिस्र की रचना तीनों की है वो मिस्र बंधु विनोद है। मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ को 4 भागों में बांटा। वह प्रारंभ के तीनों भाग यानी 4 भाग इन्होंने मिस्र बंधु विनोद है उसको 4 भागों में बांटा, लेकिन प्रारंभ के जो तीनों भाग हैं वो 1913 में और चौथा भाग है वो 1934 में। यानी इसमें प्रारंभ के 1 2 3 आगे 3 आ रहा है तो प्रारंभ के 3 हो गए, और चौथा 1 2 3 4 तो आगे 4 आ रहा है तो चौथा भाग 1934 में। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को भी कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया। अब कल पढ़े में हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में, अब हम थोड़ी सी जो दूसरी हमने पढ़ी थी कालानुक्रम पद्धति उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा वर्णानुक्रम पद्धति, जिसका लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था वो गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान था।
उन्होंने टोटल कवि लिए थे 738, जिसमें से 666 उर्दू के थे और 72 कवि हिंदी के थे। और उनमें उन्होंने अपने ग्रंथ है इस्तवार दला लिटरेतुई एंदुए हिंदुस्तानी, जिसका हिंदी में अनुवाद किशोरीलाल हिंदी अनुवाद है वो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया 1952 में। उसके बाद जो शिव सिंह सेंगर है उन्होंने 1983 में लिखा। अब इसका जो दोष है वो ये था कि वर्णानुक्रम पद्धति है, आगे के अक्षर के वर्ण के आधार पर समायोजित कर दिया, ये दोष हो गया। इस पद्धति में कवियों के लेखक ने वर्ण के आगे के इस प्रणाली का आधार साहित्य इतिहास ग्रंथ कम साहित्य को ज़्यादा लगा। उसके बाद हमने कालानुक्रम पद्धति पढ़ी, जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन और मिस्र बंधु, वह पद्धति जिसमें कवियों एवं लेखकों का वर्णन उनके कालक्रम के अनुसार यानी जीवन कब जन्मे थे उसको ध्यान में रखते उनका समायोजित कर दिया। अब जो पहले जन्मा हो रचना बाद में कर रहा है तो उसका ऐसे तो बैठेगा नहीं, तो ये कैसे संभव हो सकता है कालक्रम के हिसाब से। तो ये पद्धति है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि यह बहुत ही बड़ा भारी वृत्त संग्रह की उपमा देकर के इसको निरर्थक साबित कर दिया। अब कालानुक्रम पद्धति जॉर्ज गिरियर्सन और मिस्र बंधु माने गए। इन्होंने अपना जो ग्रंथ है वो 1883 में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसका इसमें दूसरा प्रयास मिस्र बंधुओं ने अपनी रचना मिस्र बंधु विनोद में किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन है उसका जो ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद है वो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से 1957 में किया। और जो वर्नाक्युलर मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसका जो प्रकाशन है वो 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका का विशेषांक के रूप में किया। इस ग्रंथ में 952 कवि या लगभग 1000 कवियों को स्थान दिया गया। जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन ने प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास लिखने वाले हैं और मिस्र बंधुओं ने 4951 कवि को स्थान दिया और रामचंद्र शुक्ल ने कविवृत्त की संग्रह की संज्ञा देकर इसको संज्ञा दी है। तो आज हमने साहित्य इतिहास में इतिहास पढ़ा। इतिहास में हमने 4 लेखन की पद्धतियों की सामान्य जानकारी के साथ हमने जो 2 पद्धतियां हैं वर्णानुक्रम पद्धति कालानुक्रम पद्धति है इसको विस्तार पूर्वक से हमने पढ़ लिया। इसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, वादा कर रहा हूं आपसे। अब हम कल पढ़ने वाले हैं वैज्ञानिक पद्धति, उसके बाद विधेयवादी पद्धति। आगे की चर्चा करने वाले हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।